हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एस्पिरेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं। और हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। और आज मैं आपको जिन शख्स से, जिन मेहमान से मिलवाने वाला हूँ, उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हाल ही में एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। देखिए, जो सफलता होती है वो हमें दिखती है, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, वो आज हमें बताएंगे हमारे जो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नितिन शर्मा जी का। नितिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक पर। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे शुरुआत हुई है। तो काफ़ी सारी बातें हम नितिन जी से सेशन में करने वाले हैं। तो नितिन सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई, कैसे आपने चुना एसएससी को अपने कैरियर के लिए। ओके, सो बेसिकली जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, जी। तो उसके बाद में मैंने मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि मेरा जो फिजिक है, मतलब मेरी हाइट है, ये सब ये पुलिस में जाने लायक है। और वहीं से स्टार्ट हुआ था ये मेरी जर्नी। सबसे जी। पहले मैंने एसएससी सीपीओ 2019 का एग्जाम दिया था, बट प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो मुझसे टायर वन भी क्लियर नहीं हुआ था। टीयर वन के बाद ही मैं बाहर हो गया था। जी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने पूरी मेहनत की और इस बार एसएससी सीपीओ 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई है। जी। और मेरा सिलेक्शन एज अ सब इंस्पेक्टर हुआ है दिल्ली पुलिस में। ओके। तो सर ने जैसे बताया कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी। तो जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा जो पहला एम होता है, जो पहला टारगेट होता है, वो होता है कि इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसको हम क्रैक करके अपने आप को आगे लेके जाएं। लेकिन आपने कभी सोचा था कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे, ऑल इंडिया रैंक 23? नहीं, टॉपर्स का तो नहीं सोचा था बेसिकली इस टाइम पे, और वो भी जनरल कैटेगरी से होने के वजह से यही ड्रीम होता है कि बस जॉब मिल जाए। ऑल इंडिया रैंक डजेंट मैटर, बस जॉब मिल जाए। लेकिन हुआ एंड में पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 23 आई है, तो काफी खुशी हुई थी वो देखकर। जी। प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट करी थी अपनी? जो मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, मतलब पूरा तरीके से जो स्टार्ट मैंने किया था वो 2020 में ही किया था। एंड नवंबर में हमारा एग्जाम था टीयर वन। जी। और अराउंड मार्च या अप्रैल के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब मैंने फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फुल्ली फोकस्ड। जी। तो ये जो आपकी जर्नी थी, आपने इससे पहले कोई एसएससी का एग्ज़ाम दिया था क्या? हाँ, मैंने एग्जाम्स तो देखे जैसे सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, जो भी फॉर्म आता है वो फॉर्म भरना ही होता है, कंपलसरी है हमारे लिए, क्योंकि 100 जी। का फॉर्म है, हम भर ही देते हैं। तो सीजीएल भी दिया था, सीएचएसएल भी दिया था, और काफी एग्जाम्स दिए थे। बट एट द एंड जो चाहिए था वो ही मिला, और आई एम सेटिस्फाइड विद इट। जी। तो जब आप सीपीओ की तैयारी कर रहे थे तो आपकी रणनीति क्या, आपका टारगेट क्या रहता था कि आपको पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक करना ही है? बहुत से स्टूडेंट ऐसी तैयारी करते हैं कि इस बार हम अपियर होंगे, हम जानेंगे एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, हम कितना कहाँ पर स्टैंड करते हैं। या आपका टारगेट था कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है इस एग्ज़ाम को? देखिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके पास ये फ्रीडम नहीं रहती कि आप 2-4 साल प्रिपरेशन में लगा दें, क्योंकि एसएससी सीपीओ में लास्ट एज ही जनरल की 25 ईयर्स है। जी। और अगर आप ये सोचेंगे कि 2 या 3 साल में प्रिपरेशन में लगा दूं तो वो एज ही निकल जाएगी। तो मेरी मेंटालिटी यही थी कि इसी अटेम्प्ट में मुझे एग्जाम क्लियर करना है, और इसी अटेम्प्ट में मुझे दिल्ली पुलिस ही चाहिए। बाकी फोर्सेस भी हैं लेकिन मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली पुलिस ही मेरे लिए बेस्ट थी, और मैंने उसी पे पूरा फोकस रखा था अपना। जी। तो जब बात होती है सीपीओ की, तो सीपीओ में इस बार जब नोटिफिकेशन आया, कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि सीपीओ में जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। 4300 के अराउंड वैकेंसीज़ आई हैं। तो वैकेंसीज़ का जो नंबर बढ़ा है वो कितना इम्पैक्ट डालने वाला है जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 22 के लिए सीपीओ की? देखिए, जो वैकेंसीज इस बार आई हैं, ये अब तक की मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। आप देख लीजिए, सीपीओ 2020 में 1500 वैकेंसीज थी, तो जी। उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इस बार वैकेंसीज आई है। जी। और कंपटीशन, मतलब कि जो फॉर्म्स फिल हुए हैं वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म्स फिल नहीं हुए, उतना ही हुए जितना हर साल होते हैं। तो इस बार कंपटीशन में थोड़ा रिलीफ है। और अगर कोई कैंडिडेट सीरियस है इस बार जॉब के लिए, तो ही कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब दिस टाइम। इस बार काफी सीट्स है, बहुत सारी सीट्स हैं। जी।
आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप किस तरह से उसको करते हैं? जैसे पेपर वन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर आपका पेपर टू जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आ जाता है, तो आपने शुरू से ही दोनों पेपर्स को आप साथ लेके चले थे, या पेपर वन के बाद आपने फिर पेपर टू की तैयारी शुरू की थी? देखिए एक्चुअली पेपर वन में हमारे पास 4 सेक्शंस आ जाते हैं, जी। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, तो सारे ही देखने पड़ते हैं। बट जब तक पेपर टू आता है उसमें आपके पास सिर्फ इंग्लिश है, आपको इंग्लिश पे फोकस करना होता है। मैंने पूरा इंग्लिश पे अपना फोकस किया। एंड टीयर वन में भी मैंने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैथ्स वीक है, तो इंग्लिश से मैंने कॉम्पेंसेट किया। उसमें मेरे अराउंड 45 मार्क्स आए थे 50 में से। जी। और जो टीयर टू था उसमें मेरे 200 में से 191.5 मार्क्स आए थे, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश वाज माय स्ट्रेंथ। ओके। तो स्टूडेंट का एक सवाल और आता है, चाहे वो सीपीओ की बात हो या जो स्टेट पुलिस में भी स्टूडेंट जाते हैं, कि जो फिजिकल इंड्योरेंस है जहाँ पे रनिंग वगैरह होती है, इसकी प्रिपरेशन की या इसकी तैयारी के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी होती है, या डेली हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए इन चीज़ों की? देखिए जो रनिंग होती है हमारा बेसिकली सीपीयू का, जो 3 चीजें होती है इसमें, रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप। जी। तो रनिंग तो बेसिकली अगर कोई इंसान एक्टिव है, ज्यादा ओवरवेट नहीं है, हेल्दी है, तो रनिंग हो जाती है। बट हाई जंप इसमें 4 फीट की मांगी हुई है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आसपास कोई एकेडमी अवेलेबल है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। बाकी रनिंग खुद से हो जाती है अगर एक इंसान फिट है, हेल्दी है तो। जी। सीपीयू की जो प्रिपरेशन है वो आप गुजरे हुए उस पूरे दौर से, तो यहाँ पर जो लोग कैंडिडेट सीपीयू, क्योंकि सीपीयू एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल पर भी ध्यान देना पड़ता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो कैंडिडेट सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं वो इसके साथ साथ किसी दूसरे एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें सीएचएसएल की या सीजीएल की, इसकी तैयारी करना कितना ठीक रहता है? देखिए टीयर वन तो आपको भी पता है, सीपीयू हो चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, टीयर वन तो सबका सेम ही है। जी। तो आप हमेशा, यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप मल्टीपल एग्जाम्स देने ही पड़ते हैं, और सीपीयू के साथ साथ सीजीएल और सीएचएसएल भी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है टीयर वन तक। जी। सिलेबस की बात होती है तो कैंडिडेट्स के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे तैयारी, खासकर जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार अपेयर हो रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तैयारी शुरू कैसे करनी है, कहाँ से जो है वो नींव कैसे रखी जाए। तो आप अगर कोई टिप दे पाएँ, जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था अपने प्रिपरेशन, तो आपने कहाँ से शुरुआत की थी? देखिए एकदम आप बेसिक से लेके चलना होता है। मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, मैं ट्वेल्थ में भी मेरे बहुत कम मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में भी मेरी बैक थी मैथ्स में, तो मैथ्स मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने उसे एकदम बेसिक से टैकल किया, मैंने पूरा एबीसीडी से स्टार्ट किया था मैथ्स को। और मेरी बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी यही एडवाइस रहेगी कि अगर कोई चीज आपको, कोई सेक्शन बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, जैसे मेरे लिए वो ट्रिग्नोमेट्री था, मुझे जी। कभी नहीं आ पाई, तो मैंने उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया। उस वो टाइम मैंने अपने बाकी सेक्शंस पे दिया। तो ये एक बहुत जरूरी टिप है, अगर कोई चीज आपसे हो ही नहीं रही है, तो द बेटर थिंग टू डू इज लिव इट एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। उससे आप कंपनसेट कीजिए उस चीज को बाकी सब्जेक्ट से। जी, ये सवाल मैं पूछने ही वाला था। आपने बोला कि जो सेक्शन आपका वीक है, और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि 4 सेक्शन अगर आ रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश है, क्वांट, रीजनिंग, जीए, तो कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पर आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है। तो आपने ऐसे बोला कि छोड़ दे, उस सेक्शन को आप ज़्यादा स्ट्रगल मत करिए उस सेक्शन पर, और अगले जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उन पर ध्यान दीजिए। तो जो सेक्शन आपका वीक है उसका कंपनसेशन बाकी सेक्शन से होना कितना पॉसिबल है? बहुत पॉसिबल है, आप मेरा देख लीजिए, टीयर वन में मेरे 20 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 जी। इन जीएस, क्योंकि जीएस टफ आ गया था, बट मैंने उसको इंग्लिश से कॉम्पेंसेट कर दिया। और ऐसा करना ही पड़ता है, किसी के भी चारों सेक्शन एक जैसे नहीं होते, एक सेक्शन आपका थोड़ा वीक होगा, बट उसको आप दूसरे सेक्शन से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। जी। जीए और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स में रहता है, कि क्योंकि जो जब बात होती है जनरल नॉलेज की या जनरल अवेयरनेस की, तो ये एक असीमित सागर है जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते क्या छोड़ना है, और स्टूडेंट यही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जीएस की तैयारी है या जीए की तैयारी वो कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कितना पढ़ा जाए? देखिए जनरल नॉलेज का तो कोई अंत है नहीं, इसको आप कितना भी पढ़ लीजिए, जी। कितना भी पढ़ लीजिए, तब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तो इसके लिए मेरा यही सुझाव है कैंडिडेट्स के लिए कि अपना
जो कंटेंट है उसको सीमित रखिए। आप जो बुक्स हैं उनसे उन पे ही अपना पूरा फोकस दीजिए। आप नई नई बुक्स जो क्विज़ेस चलती हैं, नई नई बुक्स आ जाती हैं, आप सब बुक लेके बैठ जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है उस पर ही आप पूरा फोकस करिए। आप ये मेक द श्योर कि इस बुक से अगर कुछ आया तो वो आपसे मिस ना हो। आप इतना कॉन्फिडेंस लेके जाइए एग्जाम में। जी। टाइम टेबल का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया, सीपीओ में जाके जब पुलिस में जाएंगे तो वो एक ऐसी जॉब है जहां पर अनुशासन डिसिप्लिन का बहुत अहम रोल रहता है। तो स्टूडेंट लाइफ में जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें टाइम टेबल और फोकस का कितना अहम रोल रहता है? देखिए, टाइम टेबल तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना टाइम टेबल के ऐसे ही कुछ भी करते रह जाएँगे, मतलब जब मन किया आप पढ़ने बैठ गए, कोई भी आपने सब्जेक्ट उठा लिया, तो ऐसे नहीं क्लियर होने वाला एग्ज़ाम, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। कितने भी सीट्स आ जाएँ, कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा। जी। तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टाइम टेबल कि मुझे मॉर्निंग से इतने घंटे ये चीज़ पढ़नी है, उसके बाद मुझको ब्रेक के बाद ये चीज़ पढ़नी है। और अगर आप उस टाइम टेबल से स्टिक करेंगे, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज़ हमेशा आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। जी। फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अमूमन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम एक बार में क्रैक नहीं होता है, वो 1 साल 2 साल, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब कि जिनको 3 3 साल का वेट करना पड़ता है। तो उस टाइम में कहीं ना कहीं जो है एक फैमिली प्रेशर भी आता है कि आप कोई दूसरा जॉब देख लीजिए, प्राइवेट जॉब देख लीजिए। तो फैमिली सपोर्ट जो है वो आपके साथ कैसा रहा और इसका रोल क्या रहता है? देखिए, फैमिली के मामले में मैं खुद को लकी फील करता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझ पे कोई प्रेशर डाला नहीं। बट कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब 27-28 के अराउंड वो पहुँच चुके हैं और अभी भी प्रिपरेशन करते हैं। तो वो बताते हैं कि फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर आने लगता है। फैमिली उन्हें बोलने लगती है कि कुछ और चीज़ परस्यू करो, ये नहीं होगा, ऑलरेडी 4-5 सीजीएल दे लिए हैं। तो ऐसा होता है और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। किसी ना किसी स्टेज पर आकर जब फैमिली उनको बोलती है कि कुछ और देख लो, आप ये नहीं हो पाएगा। जी। प्रिपरेशन की बात करते हैं हम फिर से एक बार। सिलेबस कंप्लीट होने का स्टूडेंट जो है रिवीजन के फेज़ में जाते हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस देखे हैं जब हमने और भी सेशंस इस तरह के किए, तो स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं कि रिवीजन जो है वो सिलेबस ख़त्म होने के बाद शुरू करना चाहिए या अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ जो है वो रिवीजन भी करते रहना चाहिए, इसमें से क्या तरीका बेस्ट होता है? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि जो रिवीजन है वो सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे, तो रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। सिलेबस कभी खत्म होगा ही नहीं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो जी। आपके लिए बेस्ट यही है, जो जो आप डे वाइज टॉपिक खत्म करते जाएं, वीकली प्लान कोई बना लीजिए। वीकली जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन एट द एंड कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा। हम आ जाएगा लेकिन सिलेबस खत्म नहीं होगा। जी। 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 अब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है तैयारी में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी और मॉक टेस्ट का भी। मैंने टेक्स्ट बुक पे अराउंड 95 के अराउंड मैंने सीपीओ के मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट सेक्शनल प्रीवियस ईयर सब मिला के। एंड बहुत हेल्पफुल है। अराउंड आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे मार्क्स बढ़ते चले आते हैं। हर नए मॉक टेस्ट में हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको एक दो नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जी। मॉक को लेकर भी थोड़े से स्टूडेंट के डाउट रहते हैं। एक तो जो मॉक का स्कोर है स्टूडेंट्स का, वो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि एक समय के बाद आके वो कहीं ना कहीं स्टिक हो जाता है। अगर वो 60% स्कोर कर रहे हैं तो 60 से 62 हो जाएगा या 58 रह जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न, क्या स्टूडेंट जो है मॉक को सही से दे नहीं रहे हैं, उसको एनालाइज सही नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह होती है कि उनका मॉक का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसको देने के बाद एनालाइज करना। आप जो 2 घंटे का मॉक टेस्ट है उसको आप एनालाइज 15 मिनट में कैसे कर लोगे? और स्टूडेंट्स होते हैं 15 मिनट में देखा और हटा दिया। एटलीस्ट उसको 1 घंटा दीजिए, आप देखिए कि मार्क्स आपके कट कहाँ रहे हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे, एनालाइज अच्छे से करेंगे, तो हर मॉक टेस्ट में आपको 2-3 मार्क्स फ्री के पड़े हुए मिल जाएंगे, जो आप गलती हर बार कर रहे हैं। और नेक्स्ट जब आप मॉक देंगे तब आप वो गलती नहीं करेंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें फैमिली प्रेशर की बात हमने ऑलरेडी की है। एक
सेल्फ के ऊपर भी डाउट कहीं ना कहीं स्टूडेंट का एक समय के बाद, या बोले बीच बीच में ऐसा फेज आता है जब क्रिएट होता है कि हम कहीं गलत रास्ता तो नहीं चुन रही है क्या, या हम तैयारी जो हमारी है सही दिशा में नहीं जा रही है। तो आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता था जब आपको सेल्फ डाउट होता हो या निगेटिविटी जो है वो आप पर हावी हो जाती हो, और कैसे आप उस फेज से खुद को बाहर निकालते थे? हाँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली जो सीपीओ का फिजिकल था वो था अगस्त 2021 में, जी। और उससे जस्ट एक महीने पहले था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल। जी। वो एग्जाम भी मेरा क्लियर हुआ था, बट मैं फिजिकल में फेल हो गया था। और जब फेल हो ओके। गया मैं घर आया तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, सीपीओ के फिजिकल में ही मैं फेल हो जाऊंगा, मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट फेज वाज वेरी डिफिकल्ट, और सेल्फ डाउट्स आने लगे थे, लगने लगा था कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में लग जाना चाहिए था, ये गलत फील्ड में आ गया। बट माई फैमिली सपोर्टेड मी, और मैंने रनिंग अपनी कंटिन्यूसली अपनी जो प्रैक्टिस है वो चालू रखी, और अगस्त में मेरा फिजिकल क्लियर हो गया विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके। कोविड के शुरुआत होने से एक चीज़ देखी गई है कि जो ऑफलाइन कोचिंग्स थे उनको बंद करना पड़ा था। स्टूडेंट खास करके जो टीयर टू टीयर थ्री के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने घरों की तरफ वापस लौटना पड़ा था एक तरह से। सब कुछ जब बंद था तो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं अपने घरों में कैद हो गए थे। तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आई, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जो है अपनी तैयारी शुरू करी, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या प्रॉपर पढ़ाई हो। तो उस दौर के बाद यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? खास करके अब जो सोच थी पहले कि अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा या किसी और शहर जाना पड़ेगा, तो ये जो बदलाव है इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं आने वाले समय में खास करके? देखिए, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जी। उसके एक महीने में लक्ष्मी नगर कोचिंग गया था, जी। और जस्ट एक महीने बाद ही कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। फिर मेरे पूरी प्रिपरेशन टीयर वन टीयर टू की और ऑनलाइन की थी, मतलब कि अपने घर से ही की थी। तो मैंने एक बात मुझे रियलाइज हुई कि जो मेरा आने और जाने का कम्यूट का टाइम था वो अराउंड 2 से ढाई घंटे लगता था, जी। वो टाइम मेरा बच गया और उसको मैं अपनी पढ़ाई पे लगा पाता था। जी। उसके अलावा भी काफी चीजें थी, वहां पे आगे रूम लेना पड़ता है और बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन घर पे हम उन सब से बच सकते हैं। और कुछ ऐसा मार्क्स में कुछ ज्यादा गिरावट आती नहीं है, क्योंकि वहां पर भी ऑफलाइन में भी आप डाउट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन में भी क्लियर हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और ऑनलाइन ही बेटर लगता है। जी। सीपीओ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर की डिग्री मांगी जाती है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो स्टूडेंट जो हैं उनके मन में एक ये भी सवाल आता है कि अपनी जो तैयारी है वो फाइनल ईयर से या फिर सेकंड लास्ट ईयर से वो शुरू कर सकते हैं सीपीओ की या सीजीएल की जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है। ये सही होता है या फिर हमें पहले सबसे पहले अपनी जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन उस पर ही फोकस करना चाहिए, उसको कंप्लीट करने के बाद ही हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका टारगेट है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप फाइनल ईयर से स्टार्ट कर ही दीजिए। या अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रेजुएशन से ही कोई जॉब ले जाएंगे अपने प्राइवेट सेक्टर में, तो आप ग्रेजुएशन पे फोकस कीजिए। बट अगर गवर्नमेंट लेनी है तो फाइनल ईयर से आप ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जीएस या थोड़ा अपना मैथ्स या रीजनिंग कुछ भी एक बार देखना स्टार्ट कर दीजिए लास्ट ईयर से ही, ताकि आपको तुरंत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। जी। इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। तो ऑनलाइन कोचिंग जो है अब ईज़िली एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। आप टियर टू टियर सिटी या फिर गांव में भी रहते हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो ये चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो कंपटीशन पर, कंपटीशन इन दी सेंस सीधे सीधे हम बात करें कट ऑफ पर कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि अब जो रीच है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंची है, वो तैयारी कर पा रहे हैं, उनके पास सिलेबस है, टीचर्स हैं, मॉक है। तो इसका कंपटीशन पर कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, कंपटीशन पर तो असर मिलेगा, और इससे कट ऑफ भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही, क्योंकि पहले कुछ जो कैंडिडेट्स होते थे वो रिमोट एरियाज में से ज़्यादा अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर नहीं पाते थे। सबका तो दिल्ली आना पॉसिबल है नहीं, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप अब किसी बहुत दूर यूपी के किसी गांव में या कहीं भी XYZ किसी भी स्टेट के किसी भी रिमोट एरिया में हम, बट अगर आपके हाथ में फोन है तो आप सेम वही क्लास ले सकते हैं जो एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठा हुआ कैंडिडेट ले रहा है। तो अब इक्वालिटी आ गई है, और इसीलिए थोड़ा बहुत तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्योंकि सब आप परफॉर्म करेंगे। जी। तो नितिन जी, आपका सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आपको पोस्टिंग मिल गई है? हाँ, अभी हमें ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट करने के लिए बुलाया है अक्टूबर में ही। जी।
तो एक चीज़ और होती है, स्टूडेंट जो है वो जानना चाहते हैं कि वो जॉब के साथ साथ, अभी आपको पोस्टिंग नहीं मिली तो शायद आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, क्या आपका वर्कलोड रहेगा। स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं कि जॉब के साथ साथ वो किसी अपर पोस्ट लिए, जैसे बहुत से स्टूडेंट जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, तो ये कितना पॉसिबल है कि आप जॉब करते हुए अपने किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ? ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, करना तो चाहिए। अगर किसी का कुछ बड़ा ड्रीम है तो उसको हमेशा परस्यू करते रहना चाहिए। और सीपीओ एक अलग है, ये यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, और यूनिफॉर्म जॉब्स में सबको पता है कि फिक्स्ड आवर्स नहीं होते। कभी आपकी 12 घंटे ड्यूटी चलेगी, कभी 24 घंटे चलेगी। फिक्स्ड आपके वीकेंड्स भी ऑफ नहीं होते। बट अगर आपको कहीं सीजीएल या सीएचएसएल से कोई जॉब मिली है तो उसमें आपका एक तो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, प्लस आपका सैटरडे संडे ऑफ है। तो वहां पर आप अगर कुछ हायर प्रिपरेशन करनी है तो सीजीएल या सीएचएसएल वाली जॉब से सिविल जॉब्स के बाद आप कर सकते हैं, किसी भी आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो। जी। तो सेशन जो है हम ख़त्म करने से पहले आपसे 2 सवाल हैं। सबसे पहला, आपकी जो जर्नी रही है सीपीयू की, उसको अगर आप बहुत शॉर्ट में वन लाइनर में डिफ़ाइन करना चाहें? ओके, देखिए मैं काफी वीक स्टूडेंट था 12th से ही। जी। और मैथ्स में तो बिल्कुल ही आप खत्म समझिए। मैं बोर्ड्स में मेरी कंपार्टमेंट थी 12th में। और उसके बाद मैं फिजिकली भी फिट नहीं था, मेरा ये अराउंड 93-94 केजी वेट था। तो मेरी सबके लिए यही एडवाइस है, यही मैं कहना चाहूंगा कि कभी हार मत मानिए। हो जाता है एंड में, अगर आप करने लगेंगे पूरे मेहनत के साथ तो आपका वेट भी खत्म हो जाएगा, रनिंग भी हो जाएगी, एग्जाम में निकल जाएगा, मैथ्स में इंप्रूव हो जाएगी। बट करना स्टार्ट कीजिए, सब हो जाता है। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा नितिन जी आपसे बात करके। आपने जो अपनी जर्नी है वो बताई, आपने किस तरह से तैयारी करी। आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, चाहे वो सीपीओ के एस्पिरेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा किस तरह से। और ख़ास करके जो सबसे लास्ट में आपने बताया कि आपका जो मैथ है वो वीक था, आपका आपका वेट जो है बढ़ा हुआ था, फिर भी आपने एक ऐसा एग्ज़ाम चुना जहाँ पर फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई एम श्योर ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शन भी होगा, मोटिवेशन भी होगा। तो नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप इनवाइट करने के लिए यहाँ पर मुझे। थैंक यू सो मच नितिन जी। जी, थैंक यू।